Good morning, student of plus one class. Today we discuss in our previous lecture we study about the Bohr atomic model. Today we study limitation of the Bohr atomic model. Today we discuss limitation या drawback of Bohr model of an atom. बच्चों आज हम लिमिटेशन पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल यानी बोर मॉडल ऑफ एन एटम की क्या लिमिटेशंस है। फर्स्ट लिमिटेशन तो क्या है बच्चों, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। जिन एटम्स में मल्टी इलेक्ट्रॉन थे उनके स्पेक्ट्रा को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन थ्री डायमेंशन मॉडल ऑफ एन एटम। इसने एटम को थ्री डायमेंशन एक्सप्लेन नहीं किया, इसने सिर्फ एटम को फ्लैट मॉडल बताया था कि वो हमारे एक सर्कुलर शेप का है। एक्चुअल में एटम हमारा क्या है, थ्री डायमेंशन में है। इसने थ्री डायमेंशन एटम को एक्सप्लेन नहीं किया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। इन अदर वर्ड्स इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट और जीमार्क इफेक्ट। यानी इसने स्टार्क और जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देखिए बच्चों, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी स्प्लिटिंग ऑफ लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे स्प्लिट होती है। और इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट। इस स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट मीन्स बच्चों यहाँ पर जो जीमान इफेक्ट क्या है, जीमान इफेक्ट क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है बच्चों, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इसने ना तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन किया, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किया। यानी इसने ना तो जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन किया और ना ही स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। जीमान इफेक्ट मीन्स क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइन स्प्लिट होती है वो क्या होता है, जीमान इफेक्ट। और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों को ही एक्सप्लेन करने में क्या होगा, आपके पास फेल होगा। इट कैन नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इट कैन नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने में भी क्या हो गया, फेल हो गया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन shape of molecule and it cannot explain Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. It cannot explain dual character of matter. It cannot explain
डी ब्रोगली इक्वेशन। देखिए बच्चों, ये सब उसकी लिमिटेशंस में दोबारा बताता हूँ। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में बोर मॉडल ऑफ एटम स्टडी किया था, बोर मॉडल ऑफ एटम क्या बताया था कि हमारा मिड में न्यूक्लियस होता है, उसके सराउंडिंग में फिक्स पाथ, सर्कुलर पाथ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। मीन्स बोर ने एटम को फ्लैट मॉडल की फॉर्म एक्सप्लेन किया था। उसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किया था उसने। अब बच्चों हमारे पास इसकी लिमिटेशन आती है। तो लिमिटेशन में पहला क्या है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन। जिनमें मल्टी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्पेक्ट्रम को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन 3 डायमेंशन मॉडल ऑफ एटम। इसने एटम के फ्लैट मॉडल को एक्सप्लेन किया था। किसको एक्सप्लेन किया था? फ्लैट मॉडल को। इसने 3 डायमेंशन मॉडल ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। इन अदर वर्ड्स, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट। ना तो इसने स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन किया और ना ही जीमान इफेक्ट। यानी लाइंस का किस टाइप से स्प्लिटिंग होता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। जैसे जीमान इफेक्ट क्या होता है बच्चों? स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कई बार सिंगल मार्क में ये क्वेश्चन में बताते हैं व्हाट इज द जीमान इफेक्ट। तो जीमान इफेक्ट क्या होता है बच्चों? स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जीमान इफेक्ट। और स्टार इफेक्ट की इन प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड। इट कैन नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इसने शेप ऑफ मॉलिक्यूल को भी एक्सप्लेन नहीं किया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ना इसने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया, ना ही ड्यूल कैरेक्टर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन किया, और ना ही डी ब्रोगली इक्वेशन को एक्सप्लेन किया। क्लियर बच्चों? ये सब उसकी क्या है? लिमिटेशंस है। इसके बाद हम उसके न्यूमेरिकल्स को स्टडी करते हैं बच्चों। बोर एटॉमिक मॉडल के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल्स ऑन द बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम। नाउ वी स्टडी न्यूमेरिकल्स ऑन बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम। अब बच्चों देखिए, हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या हमारे पास, पहले में फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूं बच्चों। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या था भी आपका? -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक फॉर्मूला क्या था भी आपका? -21.8 10⁻⁻19 Z² जूल पर एटम। और एक फॉर्मूला था भी आपका -1312 Z² किलो जूल पर मोल। ये हमारे 3 फॉर्मूले थे बच्चों एनर्जी के। और एक रेडियस का फॉर्मूला था भी आपका 0.529 n²/z एंगस्ट्रम। क्लियर? दीज आर फॉर्मूला। वैसे और भी फॉर्मूले थे बच्चों। वेलोसिटी का फॉर्मूला था Vn = V0z/n था आपके पास। एक mvr = nh/2π था। ये सब हमारे न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूले अप्लाई होंगे। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए आप अच्छे से। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास डायरेक्ट करवाता हूँ। कैलकुलेट एनर्जी एसोसिएटेड विद the first orbit of helium positive. What is the radius of this orbit? What is radius of this orbit? देखिए बच्चों, एनर्जी भी निकालनी है और रेडियस भी फाइंड आउट करनी है। वी फाइंड आउट एनर्जी एंड रेडियस। ध्यान से देखिए बच्चों, कैलकुलेट एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव, इसका मतलब n कितना होगा हमारा? फर्स्ट यानी 1। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब n कितना हमारा? 1। और वैसे भी हीलियम पॉजिटिव का कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा भी हमारा? 1s1। तो ये जो वैल्यू होती है n की वैल्यू रहती है। यहाँ पर जो वैल्यू रहती है ना 1s 2s 3s जो भी रही है n की वैल्यू रहती है। तो n हमारा कितना है यहाँ पर? 1। और हीलियम के लिए z कितना हो जाएगा आपके पास?
2 हो जाएगा। जेड कितना हो गया 2। तो हम एनर्जी निकालेंगे बच्चों। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भी आपका, आप इनमें से कोई भी एनी वन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कर सकते हो, जूल में भी कर सकते हो, किलो जूल में भी कर सकते हो, एनी वन। हाँ, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बच्चों उनमें फिक्स हो जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन में हमारा यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, जूल में होता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किलो जूल में होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चों में तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। सब्जेक्टिव के लिए आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इन सब्जेक्टिव कोई भी सिंगल फॉर्मूला, जैसे -21.8 10⁻⁻19 Z² जूल पर एटम। हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो एनर्जी क्या आ गया भी आपका -21.8 10⁻⁻19। जेड कितना बच्चों यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर, और एन कितना 1 का स्क्वायर जूल पर एटम। तो हमारे पास ये कितना आ गया भी आपका -21.8 10⁻⁻19 इंटू में 4/1 जूल पर एटम। डायरेक्ट ये तो सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों। वैसे हमें ये चीज होना था कि फर्स्ट ऑर्बिट है और हीलियम प्लस का कॉन्फिगरेशन क्या होता है 1s1, तो यानी यहाँ पर ये n की वैल्यू होती है, या तो पहले कह दिया फर्स्ट ऑर्बिट होता है इक्वल टू 1, और हीलियम के लिए जो एटॉमिक नंबर है Z वो कितना होता है 2 होता है। तो एनर्जी का हमारे इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया बच्चों। En क्या होता है -21.8 10⁻⁻19 Z² जूल पर एटम। यहाँ पर Z की वैल्यू 2 है, पुट किया आपने, n की वैल्यू 1 है, पुट किया आपने, जूल पर एटम में आ गया आपका। अब हमें रेडियस निकालनी बच्चों। रेडियस के भी कई फॉर्मूले हैं। 0.529 n² एंगस्ट्रम में है। अगर इसी को बच्चों हम 0.0529 n² नैनोमीटर में हो जाता, तो वहां पर भी डिफरेंट फॉर्मूले बच्चों। हमने अगर इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते बच्चों, Z है यहाँ पर, रेडियस 0.529, n कितना है 1 का स्क्वायर, Z कितना है 2, एंगस्ट्रम में आ गया आपका, यानी 0.529 अपॉन में 2 दैट इज एंगस्ट्रम। ये आपके पास क्या है रेडियस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इस न्यूमेरिकल का आप अच्छे से रिकवर कर सकें। क्लियर। इसके जस्ट बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है बच्चों हमारे पास calculate wavelength of radiation emitted, calculate wavelength of radiation emitted when an electron in a hydrogen atom, when an electron in a hydrogen atom undergo transition from fourth energy level to second energy level, fourth energy level to second energy level, in which part of electromagnetic spectrum, in which part of electromagnetic spectrum lies this। ध्यान से देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को। क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड। हमें वेवलेंथ निकालना है। When electron in hydrogen atom undergo transition, जो इलेक्ट्रॉन किस ट्रांजिशन जाता है फोर्थ एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल, यानी हमारा पहले इलेक्ट्रॉन जैसे हमारे न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, यानी फोर्थ एनर्जी लेवल से हमारा किस में जा रहा है सेकंड में।
इसमें आ रहा है, फोर्थ से किस में आ रहा है, सेकंड। ये हमारा फोर्थ एनर्जी लेवल है और ये कौन सा है, सेकंड। तो इसका मतलब डेल ई क्या हो जाएगा अभी आपके पास, E4 माइनस में E2, हाई एनर्जी माइनस लो एनर्जी। क्लियर बच्चों, ऐसे डेल ई आ जाएगा आपका, क्योंकि हमारा एक देखिए क्या कर रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल। हमारा न्यूक्लियस है, ये पहला सेल फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। एक सर्कल हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकंड सर्कल सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमारा ट्रांजिशन क्या हो रहा है, फोर्थ से सेकंड में। तो हमारा जो डेल ई होता है एनर्जी डिफरेंस, वो क्या होता है, हाई एनर्जी लेवल माइनस लो एनर्जी लेवल, E4 माइनस में E2। क्योंकि हमारे इस एनर्जी लेवल की एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, तो हाइयर में इस लोअर को माइनस करेंगे, E4 माइनस E2। हमें वेवलेंथ निकालना है बच्चों, तो एनर्जी का वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है, डेल ई क्या होता है भी आपका HC अपॉन लैम्डा। अगर हमारा डेल ई आ जाएगा तो यहाँ से आप लैम्डा को फाइंड आउट कर देंगे कि नहीं कर देंगे, आप लैम्डा निकालेंगे यहाँ से। अगर हमारे पास डेल ई आ गए तो आप लैम्डा को फाइंड आउट कर देंगे ना, हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है बच्चों। तो पहले क्या निकालेंगे, डेल ई। तो डेल ई कैसे निकलेगा अभी, एनर्जी क्या होता है -21.8 10 की पावर -19 Z² अपॉन N² जूल पर एटम। एनर्जी का फॉर्मूला ये भी आपका। तो डेल ई क्या होगा अभी आपके पास, E4 माइनस में E2, यानी E हमारा कितना है, N कितना होगा 4, और 2 में क्या हो जाएगा, E कितना होगा 2। और हाइड्रोजन एटम है तो Z कितना होता है बच्चों 1। हाइड्रोजन एटम है ना हमारा, और हाइड्रोजन एटम है तो हमारे पास Z कितना हो गया 1। क्योंकि हमें क्या कर रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम इसका मतलब Z कितना होता है बच्चों आपके पास 1 होता है। Z कितना होता है 1, हाइड्रोजन एटम तो Z कितना होगा आपके पास 1 होगा। तो डेली क्या होगा, E4 माइनस E1, यहाँ पर 4 रखेंगे और एक 2 रखेंगे, तो आपके पास -21.8 10 की पावर -19, ये तो 1 होगा हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर E4 यानी 4 का स्क्वायर माइनस E2, E2 क्या हो जाएगा -21.8 10 की पावर -19, ये तो 1 का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये डेली क्या हो जाएगा अभी आपका -21.8 10 की पावर -19, ये प्लस का कॉमन ले लिया बच्चों मान में। क्लियर, यहाँ पर क्या बचेगा, ये प्लस का कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1/16 बचेगा ना। अरे ऐसा ना बच्चों, मैंने ये टर्म प्लस की कॉमन ले ली, -21.8 10 की पावर -19, ये माइनस का 1/4 का स्क्वायर 16 बच गया आपका। ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस का कॉमन लिया था तो ये प्लस का कितना बचेगा 1/4। ये तो मैथमेटिक्स आप सोल्व भी कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो डेली यहाँ से क्या गया अभी आपका 21.8 10 की पावर -19, तो इसको आप सोल्व करेंगे बच्चों, एलसीएम 16 आ गया आपका, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 और यहाँ पर प्लस का 4, तो 3/16 जूल पर एटम। ये आपके पास एनर्जी आ गई भी आपकी। क्लियर, अब हमें वेवलेंथ निकालनी है, तो बच्चों डेली क्या होता है अभी आपका HC अपॉन में लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा अभी आपका HC अपॉन में डेल ई। H प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है 6.626 10 की पावर -34 जूल सेकंड। C क्या होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और ये एनर्जी कितनी भी आपकी डेली है आपके पास 21.8 10 की पावर -19 अपॉन 3/16 जूल पर एटम। तो एटम यूनिवर्स, सेकंड से सेकंड यूनिवर्स कट गया, जूल से जूल कट गया, तो आपके पास ये वेवलेंथ आ जाएगी आपकी। तो हमारे पास ये जो लैम्डा आपके पास क्या आ जाएगी, जब हम इसको लैम्डा को सोल्व करेंगे बच्चों, नैनोमीटर के अंदर सोल्व कर लेंगे आप, तो हमारे पास ये जो वेवलेंथ आएगी आपके पास 4.863 10 की पावर -7, 4.8632 10 की पावर -7 मीटर। तो बच्चों ये हमारे पास एंगस्ट्रम में निकालेंगे, तो एंगस्ट्रम में हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों आपके पास 4863 एंगस्ट्रम, 486.73 एंगस्ट्रम। क्लियर। अब बच्चों जो हमारा विजिबल रीजन है, विजिबल
विजिबल रीजन कहाँ से कहाँ लाइज होता है भी आपका 400 से 800 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाइज होता है। ये विजिबल रीजन होता है 400 से 800 एंगस्ट्रॉम, और 486.7 400 से 800 के बीच में होता है। इसका मतलब कौन सा रीजन आएगा भी आपका विजिबल रीजन। किस रीजन में आएगा भी आपका ये विजिबल रीजन में, किस में आ गया आपका विजिबल रीजन। क्लियर? सो इट इज प्रेजेंट इन द विजिबल रीजन। एक दोबारा से देखिए बच्चों, इसको नोट लें। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल। हमारा हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन जा रहा है बच्चों, फोर्थ एनर्जी लेवल से किस में जा रहा है आपका सेकंड एनर्जी लेवल में जा रहा है। फोर्थ से किस में जा रहा है सेकंड एनर्जी लेवल इन एन हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों यहाँ से हम डेली को फाइंड आउट कर लें, क्योंकि ये 1 2 3 4 पहला सेल, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट सेल, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हमारे इस फोर्थ से सेकंड में जाता है। तो डेली क्या होगा भी आपका E4 माइनस में E2, हायर एनर्जी लेवल माइनस में लोअर एनर्जी लेवल, E4 माइनस E2। हमें वेवलेंथ निकाली, तो डेली क्या होता है H/λ। तो लैम्डा क्या हो जाएगा भी आपका H/डेली। तो पहले डेली निकालेंगे बच्चों। एनर्जी के फॉर्मूले भी आपका -21.8 10 की पावर -19 Z² जूल पर एटम। तो डेली क्या होता है E4, n के स्थान पे 4 रखेंगे, फिर -E2 n के स्थान पे 2 रखेंगे। Z हमारा हाइड्रोजन है तो 1 हो गया आपका, ये आ गया आपका। यहाँ से बच्चों हमारे पास 21.8 10 की पावर माइनस प्लस का कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1/4 का स्क्वायर 16, ये माइनस प्लस हो गया तो 1/2 का स्क्वायर 4। इसको सोल्व करेंगे 3/16 आ गया आपका। ये क्या आ गया हमारी डेली की। डेली क्या होता है आपका H/λ, तो लैम्डा क्या आ गया H/में डेली। इनको पुट करेंगे भी, H की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट, C वेलोसिटी ऑफ लाइट, डेली हमने फाइंड आउट कर लिया बच्चों यहाँ से। तो हमारा मीटर में आ गई है वेवलेंथ। अब इसको लैम्डा को निकालेंगे बच्चों एंगस्ट्रॉम में, तो हमारे पास ये एंगस्ट्रॉम आई। और आपकी विजिबल रीजन होता है बच्चों 400 से 800 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम होता है। तो हमारे पास ये 486 है, तो किस में आ गया आपका विजिबल रीजन। तो इन विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, किस स्पेक्ट्रम में आ गया आपका विजिबल रीजन में आ गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इसके और न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। बच्चों क्वेश्चन सेकंड के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से आता है, लेकिन एक बार इनकी फॉर्मूला याद करके हमने इन क्वेश्चंस को किया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बशर्ते कि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, उसके बेस पे आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके पास, इन एन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम, क्वेश्चन हमारा क्या है, इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, एन इलेक्ट्रॉन jumps from third orbit to second orbit, third orbit to second orbit. Calculate wavelength of radiation emitted. Calculate wavelength of radiation emitted. देखिए बच्चों, बहुत सेम एज इट इज क्वेश्चन जो अभी हमने अभी पहले किया था, सेम वो का वो क्वेश्चन है। देखिए ये हमारे पास न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल, दैट इज फर्स्ट, दैट इज सेकंड और दैट इज थर्ड। इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम है बच्चों, हाइड्रोजन एटम है, तो जेड कितना होगा आपके पास 1 हाइड्रोजन के बाद। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, इस थर्ड ऑर्बिट से किसमें जंप कर रहा है सेकंड ऑर्बिट में, ये थर्ड है और ये सेकंड है। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड, हमें क्या निकालना वेवलेंथ। तो बच्चों आपके पास डेली क्या होता है भी आपका E3 माइनस में E2, थर्ड ऑर्बिट में से सेकंड को माइनस कर दिया, हमें वेवलेंथ निकालना है। तो डेली क्या होता है भी आपका Hc/λ, तो लैम्डा क्या होगा भी आपका Hc में डेली। तो बच्चों पहले हमारा जो डेली फाइंड आउट करेंगे E3 माइनस में E2, तो हमारा जो डेली कैसे आएगा, जो एनर्जी का फॉर्मूला वो क्या होता है -21.8 10 की पावर -19 Z²/n² जूल पर एटम। इसमें पुट करेंगे डेली,
तो पहले क्या निकालेंगे, E3 माइनस में E2, तो E3 क्या हो जाएगा अभी आपका 21.8 10 की पावर माइनस 19, जेड तो 1 होगा अभी आपको 1 का स्क्वायर, और n कितना यहाँ पर 3 के लिए 3 का स्क्वायर माइनस E3 माइनस E2। अब E2 पे वैल्यू पर रखेंगे 21.8 10 की पावर माइनस 19, जेड तो 1 का स्क्वायर हो, rn कितना है अभी आपका 2 का स्क्वायर। तो डेली क्या आएगा अभी आपका प्लस का कॉमन ले लेता है 21.8 10 की पावर माइनस 19, यहाँ क्या बचेगा अभी माइनस का 1/9, और ये माइनस माइनस प्लस कितना बचेगा 1/4। इसको सोल्व करेंगे डेली तो कितना आ गया अभी आपको, यार इसमें कितना आएगा 36, तो ये कितना आएगा 4 और ये 5/36, ठीक है ओके। तो ये हमारे पास क्या आएगा आपको यहाँ से डेल ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा डेल ई, ओके। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, लेमडा निकालना है, तो लेमडा क्या होता है अभी आपका, इसके बाद यहाँ करेंगे बच्चों HC अपॉन में डेल ई, तो H कितना है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 10 की पावर माइनस 34, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8, और ये कितना है भी आपका 21.8 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 5/36 मीटर में आ जाएगा आपके पास यहाँ पर वेवलेंथ। सेम प्रीवियस क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम एज इट इज वही है। उसमें फोर्थ ऑर्बिट से किस मारा था अभी आपका सेकंड ऑर्बिट आ रहा है, इसमें किस मारा है थर्ड से, आपके पास किस मारा है अभी आपका सेकंड में, थर्ड से किस मारा है सेकंड ऑर्बिट में, क्लियर। तो यहाँ पर डेली क्या हो जाएगा E3 माइनस में E2, तो हम E3 निकालेंगे फिर E2 निकालेंगे, दोनों का माइनस कर देंगे, यहाँ पर कॉमनली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, मेरे अनुसार कोई खास दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेके बच्चों आप इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप इसको इजी से कर सकते हैं। एक बच्चे यहाँ पर एक्सरसाइज में राइडबर्ग फॉर्मूला का क्वेश्चन दे रखा है, एक बार उसको भी सॉल्व आउट करते हैं। देखिए वो क्वेश्चन क्या बच्चों, देखिए पूरा एक क्वेश्चन और सॉल्व करवाते हैं बच्चों, उसके बाद इसके कंप्लीट न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड रहेंगे आपके। कैलकुलेट वेव नंबर फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ transition in the Balmer series of hydrogen atom, transition in the Balmer series of hydrogen atom। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ये हमारा राइडबर्ग फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन है, हालांकि हमारे यहाँ पर गिवन था तो मैंने यही करवा देते इसको एक बार। कैलकुलेट वेव नंबर फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड ट्रांजिशन ऑफ द बामर सीरीज। बच्चों देखिए बामर सीरीज आपके पास, बामर सीरीज, तो बामर सीरीज है तो n कितना होगा आपका n1 होगा 2, क्योंकि लाइमन बामर पार्सन ब्रैकेट फंड, लाइमन के लिए n1 कितना होता है 1, बामर के लिए कितना हो गया 2। बामर के लिए जो हमारा n1 है बच्चों n1 वो कितना होगा 2, तो n2 कितना होगा अभी आपका 3b 4b 5b 6b 7b डॉट 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 n तक हो सकता है आपका इनफाइनाइट तक। लेकिन फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बच्चों, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो हमारा n2 कितना होगा जस्ट उससे नेक्स्ट 3 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए जो n2 है उससे जस्ट अगला होता है, n2 क्या होता है जस्ट अगला, तो n2 कितना होगा आपके पास 3 हो गया, तो v बार क्या होता है वेव नंबर 1/λ r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा बच्चों। तो v बार इक्वल टू 1/λ, हमें क्या निकाला बच्चों वेव नंबर निकालना, क्या निकाला वेव नंबर v बार, r की वैल्यू क्या होती है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, n1 कितना भी आपका 2, तो 1/2 का स्क्वायर, n2 कितना 3 का स्क्वायर और हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर, तो हमारा v बार कितना आ गया भी आपका, v बार ही सोल्व करना है 109,677
इंटू 1/4 माइनस 1/9 सेंटीमीटर इनवर्स। तो वी बार क्या आ गया अभी आपका 109,677, ये 36 सेल्सियम आ गया है, कितना बचेगा 5/36 सेंटीमीटर इनवर्स। कर सकते हैं आप सोल्व। बच्चों देखिए दो चीज यहाँ पर हमें वेव नंबर निकालना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए। बामर सीरीज है तो अनुमान कितना होगा 2, तो n2 कितना हो जाएगा आपका। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 जस्ट उससे अगला होता है, और लिमिटिंग लाइन के लिए हम n2 क्या लेते हैं इनफाइनाइट। अगर लिमिटिंग लाइन होती सपोज यहाँ पर नहीं है बच्चों, अगर हम लिमिटिंग लाइन के लिए निकालते हैं, लिमिटिंग लाइन ये हमने वही क्वेश्चन करवाया था, लिमिटिंग लाइन के लिए n2 हम कितना लेते हैं इनफाइनाइट, और लॉन्गर वेवलेंथ के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 हमारा जस्ट अगला होता है। ये 2 है तो कितना हो गया 3। लाइमन सीरीज होती थी 1 होता थी, कितना होता है 2। फंड सीरीज होती थी 5 होता थी, कितना हो जाता 6। क्लियर। तो वी बार इसका क्या होता है 1 बाय लैम्डा r1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इनटू z स्क्वायर। वी बार निकालना 1 बाय लैम्डा r की वैल्यू 109 रखे आपने। उसके बाद n1 कितना भी आपका 2 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, n2 कितना 3 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज द वेवलेंथ फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। बच्चों नेक्स्ट उसके अंदर हम इसके जो न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे बच्चों, वो न्यूमेरिकल्स आपके आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेंगे। किस पे डिपेंड करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल।